हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 33 को देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को डेली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि हम जीके, जीएस एवं हिंदी के प्रश्न को आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने आपको पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का, यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ हुआ था। ये आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल आरंभ हुआ था ये कब से आरंभ हुआ था। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1850 से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ था 1850 से। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो बताइए कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है शिव प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो 3 नंबर ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो बीत चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए कि जो बीत चुका हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए हो जाएगा आपका प्रतीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसके लिए जो है अतीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो बीत गया, जो बीत चुका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अतीत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन है। बताइए कि हिंदी साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है ये कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये हो जाएगा आपका रामचरितमानस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपको बताना है कि पुष्प का तद्भव क्या होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि तत्सम तद्भव 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें कि तत्सम में क्या होता है कि जो संस्कृत में उसका प्रयोग होता है वही उसका हिंदी में प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग तत्सम कहेंगे। वही अगर संस्कृत का वर्ड अगर हिंदी में परिवर्तित होकर प्रयोग हो रहा है तो उसको हम लोग तद्भव कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पुष्प लिखा हुआ, क्योंकि संस्कृत में जो वर्ड प्रयोग होता है उसको हम लोग पुष्प कहेंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है पुष्प का तद्भव क्या होगा। तो तद्भव का जब यहाँ पर बात किया जा रहा है इसका मतलब इसका परिवर्तित रूप पुष्प का आपसे पूछा जा रहा है। तो पुष्प का परिवर्तित रूप आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताएं। तो अध्ययन शब्द में आपको यहाँ पर उपसर्ग बताओ। उपसर्ग क्या होता है, ये किसी भी वर्ड के वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है किसी भी वर्ड के पीछे लगता है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताने के अध्ययन शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है। तो अध्ययन को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होता है, अध्ययन क्या होता है, अधि। तो यहाँ पर अधि हो जाएगा, उपसर्ग आपका अधि हो जाएगा। तो इसको अगर 2-3 बार आप रीड करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर जो है आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि अध्ययन शब्द जो है इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाक कटना का अर्थ क्या है। तो बताइए कि नाक कटना का जो हिंदी में मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसका मतलब क्या होता है, नाक कटना का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो आपको यहाँ पर हो जाएगा, नाक कटना का मतलब होता है इज्जत चली जाना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या होता है, इज्जत चली जाना, नाक कटना का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बताइए कि राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा जो है सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जो है आप जितना से जितना जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना, क्योंकि आपको कम से कम प्रश्न पढ़ने से जो है नहीं होगा। आप जितना से अधिक पढ़ेंगे उतना जो है आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अधिक से अधिक अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे जो है क्वेश्चन छूट जाएगा, इससे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो ये सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ में अगर आप PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आप जो है बिल्कुल PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में आपसे पूछा है नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो बताइए कि नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, और आपको याद रखना है नेपाल से रिलेटेड आपको याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर बता। ये बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। राजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। तो बताइए कि राजनामा जो है निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। और ये जो राजनामा है ये क्या है, ये एक युद्ध पुस्तक है। क्या है, ये एक युद्ध पुस्तक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये राजनामा जो है ये क्या एक प्रकार का युद्ध पुस्तक है जो कि फारसी में अनुवाद किया गया था। ये कहाँ का है, तो ये महाभारत का। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फारसी साप्ताहिक मीराबत उल अखबार किसने प्रकाशित किया था। बताइए कि फारसी साप्ताहिक
मीरावत उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाए। और ये जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय प्रेस की जो है स्थापना का श्रेय मिला था, किसको मिला था, तो ये राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है प्रेस की स्थापना का जो श्रेय मिला था ये राजा राम मोहन राय को मिला था। और इसके अलावा इन्होंने जो फारसी साप्ताहिक मीर उल अखबार की जो मीरावत उल अखबार की जो स्थापना किया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बताइए कि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ब्रह्म समाज की अगर हम ब्रह्म सिद्धांत की अगर हम बात करें कि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये अद्वैत पर आधारित है। किस पर, अद्वैत बात पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि अद्वैत बात पर ये आधारित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका किया गया था 20 अगस्त को किया गया था, 20 अगस्त 1888 को किया गया था, सॉरी 20 अगस्त 1828 को किया गया था। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था, तो 20 अगस्त 1878 को किया गया था। कब किया गया था, 20 अगस्त 1878 को किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो अद्वैत बात पर जो आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 13 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शरीर में किस विटामिन की अनुपस्थिति रोग रिकेट्स के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए कि किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। अच्छा, रिकेट्स कहाँ होता है, ये तो ये हड्डी में होता है। रिकेट्स के कारण क्या होता है कि हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और हड्डी क्या होता है कि कमजोर हो जाते हैं, जिसको हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो यही आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर में किस विटामिन की कमी से जो रिकेट्स नामक बीमारी होता है, कि रिकेट्स के लिए जो जिम्मेदार है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी के कारण से। अगर हम बात करें कि विटामिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा कब मिलता है, तो ये मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है, धूप होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल विटामिन डी मिलता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए आपका राइट हो जाएगा, जो कि रिकेट्स के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्ध यानी कि बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ये आपको यहाँ पर बताना कि किसी व्यक्ति को जो बुद्धि होता है ये इसके लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का कौन सा भाग इसके लिए जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का सेरिब्रम यानी कि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क या सेरिब्रम का जो सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, ये आपका हो जाता है सेरिब्रम हो जाता है। यानी कि सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिससे कि हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कार्बन का एक रूप है जो एक अच्छा स्नेहक है। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार चर्चा किया है कि कार्बन का इसी को उल्टा पुल्टा के पूछते रहता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कार्बन का एक रूप है जो अच्छा स्नेहक है। तो बताइए कार्बन का कौन सा रूप है जो अच्छा स्नेहक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्बन का 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है आपका हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। 2 अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा हीरा और दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट, जिसमें से कि ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है स्नेहक को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि साबुन में भी इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, काफ़ी ये मुलायम होते हैं, यानी कि जहाँ पर लोहा में लोहा क्या होता है घिसाहट होते हैं, वहाँ पर ग्रीस का जो प्रयोग करते हैं वो स्नेहक का बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लेड पेंसिल किसका बना हुआ होता है, तो ये भी आपका स्नेहक का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फेफड़ों के चारों ओर की जो झिल्ली होता है क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि फेफड़ा जो होते हैं इसमें ये क्या होते हैं कि मानव का जो फेफड़ा होते हैं इसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। क्योंकि शुद्ध रक्त जो होते हैं वो क्या होता है धमनी के द्वारा जाता है, उसके बाद पुनः हुआ फेफड़ा में आ जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो ये जो है फुफ्फुसा आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुफ्फुसा आवरण कहा जाता है, जिसके द्वारा चूंकि यहाँ पर ये जो फुफ्फुसा आवरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि धमनी के द्वारा क्या होता है शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, और पुनः जो लौटता है रक्त इन अशुद्ध रक्त जो लौटता है ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा लौटता है। इसलिए जो फेफड़ों के चारों ओर की जो झिल्ली होती है, चूंकि झिल्ली के द्वारा क्या होता है कि फेफड़ों में रक्त का क्या होता है कि रक्त का जो आना होता है ये फेफड़ों में ये फुफ्फुसा आवरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आवरण के द्वारा, बल्कि ये फुफ्फुसा शिरा के द्वारा होता है, लेकिन इसके आवरण जो बने हुए रहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फुफ्फुसा आवरण कहते हैं, जो फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम छड़ किस लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में जो कैडमियम छड़ का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है D2O डायट्रियम ऑक्साइड का किया जाता है, इसको किस लिए किया जाता है। तो इसको मंदक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कैडमियम छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए हर राज्य को प्रयास करना चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो अनुच्छेद 351 के तहत है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 351 कहता है कि मातृभाषा जो है प्रत्येक स्टेट को उसी मातृभाषा के मीडियम से जो है यहाँ पर बच्चा को माध्यम से बच्चा को जो है उसके शिक्षा का सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद किस में दिया हुआ है। तो ये अनुच्छेद जो है 351 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न शहरों में से किसका प्राचीन नाम जो है अजीमाबाद था। तो बताइए कि निम्न शहरों में किसका प्राचीन नाम अजीमाबाद था। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्राचीन काल में जो है ये पटना का जो प्राचीन नाम था ये अजीमाबाद था। उसके बाद फिर पुनः इसको जो है चेंज करके जो है यहाँ पर पटना, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र उसके बाद पटना कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला निकाय कौन सा है। तो बताइए कि भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने का निकाय जो है यहाँ पर आपको ये बताना कि निकाय कौन सा है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने का निकाय है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है। तो बताइए कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक जो चमकीला रंग है ये कौन सा है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पीला और हरा है जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर से हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रेड होगा, ठीक है, जबकि रेड नहीं होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक जो चमकीला रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए कम चमकीला हो जाते हैं, लेकिन कि ये जो है अधिक चमकीला होता है पीला और हरा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डैश अर्धचालक का उदाहरण है। तो बताइए कि डैश जो अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये क्या होता है अर्धचालक का उदाहरण, तो जिसका कि प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ट्रांजिस्टर को बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर फास्ट चले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि डैश जो अर्धचालक के उदाहरण है तो ये आपका सिलिकॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पराग कणों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो बताइए कि पराग कणों के जो अध्ययन कहलाते हैं ये क्या कहलाता है। इसको पोमोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि जैसे कि फलों के अध्ययन को क्या कहता है पोमोलॉजी, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है एपीकल्चर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पूछा जाता है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा आपका पोमोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इस्पात रबड़ से भी ज़्यादा लचीला होता है, इसका कारण क्या है। तो बताइए कि इस्पात जो होते हैं ये क्या होता है कि रबड़ से भी ज़्यादा लचीला होता है, जिसके कारण इस्पात को पीट करके चादरें बनाई जा सकती है। तो ये आपको यहाँ पर बताने कि ऐसा क्यों होता है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है कि रबड़ को हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि रबड़ को जो हार्ड बनाया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि रबड़ को जो हार्ड बनाया जाता है वल्कीकरण करके इसको जो इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो सल्फर की मात्रा को मिलाया जाता है जिसके कारण रबड़ हार्ड हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस्पात जो है रबड़ से ज़्यादा लचीला होता है, इसका कारण क्या है बताइए कि क्यों ऐसा होता है। तो ये जो है प्रतिबल और विकृति का कम अनुपात होने के कारण क्या होता है कि इस्पात रबड़ की रिस्पेक्ट में क्या होते हैं ये अधिक लचीला होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो एसएमएस की अगर हम पूर्ण रूप की बात करें कि एसएमएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि दाल डैश के लिए अच्छे स्रोत हैं। तो बताइए कि दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, किसके लिए अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है आपका, या फिर वसा है या फिर वसा और कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम दाल की बात करें तो ये मशरूम के दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोटीन की बात किया जाए तो प्रोटीन जो आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये आपके दाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि नेत्रदान में दाता के आंखों के कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि नेत्रदान में दाता जो होते हैं जो डोनेट करते हैं उसके आंख के किस भाग का
प्रयोग किया जाता है अगर वो नेत्रदान कर रहा है, तो इसमें कॉर्निया का किया जाता है। क्योंकि कॉर्निया जो होते हैं ये किसी भी व्यक्ति में इसका लंबाई घटता या बढ़ता नहीं, ये किसी भी व्यक्ति किसी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका जो होता है लंबाई वो घटता बढ़ता नहीं है, जिसके कारण किसी को भी डोनेट कर सकता है। ये पूछा जाता है कि नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है, तो आपके कॉर्निया को किया जाता है। पूछा जा रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है, ये कॉर्निया का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बताइए। कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो इसमें से जो है किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह इसमें आपका आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के यहाँ पर आपका राइट है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आयाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि थर्मस बोतल के गिलास पर लेपित रजत जो होता है, रजत ऊर्जा को कम करता है जिससे हस्तांतरित किया जाता है। तो बताइए कि किसको हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि जिससे हस्तांतरित किया जा सकता है। ये मान लेते हैं कि थर्मस में हम किसी भी मान लेते हैं कि गर्म वाटर को रख देते, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है यानी कि वो क्या होता है कि उसमें उसके अंदर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि संवहन की क्रियाएं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि सभी वाटर एक समान गर्म रहते हैं। नहीं तो क्या होंगे, कुछ भाग ठंडा हो जाएंगे, कुछ गर्म हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि संवहन की क्रिया से, जैसे कि मान लेते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो विकिरण के द्वारा आता है, लेकिन जो गर्म रहता है वायुमंडल जो सारा जगह जो गर्म रहते हैं वो किसके कारण, तो ये संवहन के कारण से गर्म रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए कि केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका जो 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 2005 में किया गया था। बस आज इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।